फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, या फिर जो बच्चे क्लास 12th में हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व करना चाहते हैं, तो बच्चों स्वागत करता हूं आप सबका मैं अपनी सीरीज में, जो जेईई मेंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो जनवरी में होने वाला है, द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट, उसके लिए हमने बना रखी है और इसका फायदा आप सब उठा सकते हैं यार। आपको हम कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे विद इन 30 डेज और उनका एप्लीकेशन कराएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, जिससे बहुत जल्दी से आप अपने कंसेप्ट को सीख के अप्लाई कर सके और क्वेश्चन को फास्टेस्ट तरीके से सॉल्व कर सके। ये सीरीज हर उस बच्चे के लिए जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व करना सीखना चाहता है और अपने कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात मैं बच्चों आपको बता दूं, जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चों को ऑब्वियसली पता है, जो नए बच्चे उनके लिए मैं बता दूं कि टॉप 15 चैप्टर्स, फिजिक्स के मोस्ट सिलेक्टेड टॉप 15 चैप्टर जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज के थ्रू। ओके बच्चों, तो ऑलमोस्ट 50% सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली इवनिंग 7 o'clock आपको लेक्चर मिलेगा, डेली 7 o'clock, मतलब ये टाइम आप अपने दिमाग में रखें और लेक्चर देखें और अपने क्वेश्चन सॉल्व करें, तो मजा आने वाला है गाइस। आज का जो चैप्टर है, आज का जो लेक्चर होने वाला है, वो एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर होने वाला है। और आप सबको पता है हमारे हर एग्जाम में, नीट हो या जेईई मेंस हो, हर एग्जाम में हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। और अच्छी बात यह एक इजी लेवल पे क्वेश्चन आता है, मतलब 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो दोनों के दोनों आप सॉल्व कर सकते हो। और इस लेक्चर के थ्रू कंप्लीट एसी आपका रिवाइज हो जाएगा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये पता चल जाएगा, कहां पे सिली मिस्टेक होती है ये पता चल जाएगा, उनको अवॉइड कैसे करना है ये पता चल जाएगा, और सबसे बढ़िया बात कि क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट अप्लाई करके जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं। दिस इज द मेन मोटो, राइट। चलो बच्चों स्टार्ट करें। यस सर, अब स्टार्ट कर लेते हैं विद हाई एनर्जी एंड हाई पॉजिटिविटी, राइट, क्योंकि हमारा मकसद है हर बच्चा इससे सीख के जाए और अपने एंट्रेंस में पहले ही अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर करके आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, राइट, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस 200 पिकोफैरेड। सर आप तो एसी की बात कर रहे हो, उसमें कैपेसिटर मतलब, हाँ भाई एसी सर्किट भी तो होते हैं ना भाई, रेजिस्टेंस भी होता है, इंडक्टर कॉइल भी होती है, कैपेसिटर भी होता है, बस देखते जाओ आप, मजा आएगा, ठीक है। उसने बोला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस 200 पिकोफैरेड। सो गाइस यहां पे 200 पिकोफैरेड कैपेसिटर दे रखा है, उसकी कैपेसिटेंस, तो हम इसको लिख सकते हैं 200 × 10⁻12। आप बस देखते जाए, हर क्वेश्चन का यूज करके मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कराऊंगा, तो ये मेन मकसद है बॉस, ठीक है। दिस इज नॉट ओनली कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सब कुछ रिवाइज होगा। इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट एसी सप्लाई, मतलब यहाँ पे जो ये कैपेसिटर है इसको हमने किसी एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर रखा है, अच्छी बात यह है, और उसका वोल्टेज दे रखा है 230 वोल्ट, ये आपको समझ आना चाहिए, और ये कैपेसिटेंस यहाँ पे दे रखी है ना। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि दिस इज द केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, जब आपका एसी सोर्स केवल कैपेसिटर को सप्लाई दे रहा होगा। इसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन अब आपके पास होनी चाहिए। और जो सप्लाई दी है 230 वोल्ट पे, वो विद एंगुलर फ्रिक्वेंसी दे रखी है, मतलब यहाँ पे जो सप्लाई दी गई है, क्योंकि टाइम वेरिंग होता है वोल्टेज ऑब्वियसली, उसकी है 300 रेडियन पर सेकेंड। तो बच्चों बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट, यानी करंट की आपसे आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है पहला, और दूसरा पूछ रहा है आपसे डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी। याद करो डिस्प्लेसमेंट करंट वैसे आगे आएगा, हमारा जो चैप्टर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वहां डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, तो लेकिन आएगा, अभी बताऊंगा इसका लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे लेते हैं, क्वेश्चन तो उड़ा ही देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट कि क्वेश्चन कैसे होगा, राइट। पहले सराउंडिंग जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन पे देखते हैं। तो whenever a source that is the AC source, this is the simple, आप सबको पता है, ये किसी कैपेसिटर को जब सप्लाई करता है ना, तो जो भी ये सप्लाई करेगा, जो करंट जाएगी प्योरली कैपेसिटिव, यहाँ केवल कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर नहीं है। ओके सर, और बच्चों ध्यान से समझो, सोर्स के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू में वोल्टेज लिखा है, ये हमेशा आरएमएस वैल्यू होती है, वी आरएमएस बोलेंगे हम इसको। दिस इज नॉट वी नॉट, ये पीक वैल्यू नहीं होती वोल्टेज की, ये वेरिएबल नहीं है, ये उसकी आरएमएस वैल्यू है, ये आपने ध्यान रखना है। मतलब एसी सोर्स के ऊपर कभी भी जैसे 100 वोल्ट लिखा है, तो सर इसको हम कौन सा वोल्टेज मान के चलेंगे भाई, ये हम VRMS मान के चलेंगे, ठीक है। और यहां से जो करंट सप्लाई करेगा दैट इज IRMS, समझ गए कि नहीं। तो ये आपने ध्यान रखना है गाइज। तो जब कैपेसिटर में कोई भी एसी सोर्स करंट सप्लाई करता है, लेट्स सी मैं वेरिएबल ले लेता हूं जिससे आपको कॉन्सेप्ट याद आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन तो फिर हो ही जाएगा।
अगर यहाँ वोल्टेज लिखा है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, हमें बताइए टाइम वेरिंग वोल्टेज होता है, तो जो करंट सप्लाई करेगा और वो भी कैपेसिटर में, याद करो यार, जब आप एक कैपेसिटर में करंट सप्लाई कर रहे हो तो करंट की इक्वेशन आती थी आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, है ना। इसमें करंट 90 डिग्री फेज से आगे होती है, लीडिंग क्वांटिटी होती है अगर वेरिएबल वोल्टेज लिखा है, और ये इसका पीक वोल्टेज होता है। लेकिन यहां पे तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब वो आरएमएस वोल्टेज होता है बॉस, और ये इसकी इक्वेशन याद आया कुछ। और यहां से जो पीक करंट है उसको आप कैसे निकाल सकते हो इस केस में, कैपेसिटर वाले में बच्चों, वी नॉट बाई इसका रेजिस्टेंस एक्स सी, और इसको हम कहते थे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दिस इज योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। याद आ रहा है? मेरा मकसद है आपको सारे कॉन्सेप्ट बताना, इसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर सकते हो, और ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना, ठीक है? ठीक है सर, तो एक्स सी को कैसे लिखते थे सर? 1 बाई ओमेगा सी, याद आया? और ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नॉट गिवन, अगर दे रखी है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी है तो 2 पाई एफ या 2 पाई बाय टी, क्योंकि ये हर्ट्स में है, ये रेडियन पर सेकंड है। सी आपकी कैपेसिटेंस है। सब कुछ पता है कि नहीं है? तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है, आप इसका ध्यान रखें बच्चों। और यहां पे एक्स और ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ओमेगा एफ पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी पे। यानी अगर इनका ग्राफ भी पूछ लिया जाए ना आपसे, तो दिस इज एफ, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा बॉस। अच्छा सर, मतलब मजा आ गया, तो हमने रिवाइज कर लिया। जब भी कोई एसी सोर्स करंट सप्लाई करता है कैपेसिटर को, तो जो करंट होती है वो लीडिंग क्वांटिटी होती है बाय 90 डिग्री, और वोल्टेज लैग बिहाइंड होता है बाय 90 डिग्री, यू कैन से, राइट? कूल। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारे से पूछा गया IRMS करंट, हो गया। देखो, हाउ टू फाइंड IRMS। जब भी हम करंट निकालेंगे बच्चों, हमारे को पता है भाई करंट निकालने के लिए हमें वोल्टेज, उसका रेजिस्टेंस ही है ना, तो व्हाट इज द वोल्टेज? वोल्टेज लेंगे VRMS, और उसका रिएक्टेंस तो होता है XC। और देखो VRMS 230 वोल्ट दे रखा है उसने ऑलरेडी, तो सर हमें XC निकालना पड़ेगा क्या? यस, तो हम XC निकाल लेंगे बच्चों। देखो 1 बाई ओमेगा सी, अच्छी बात है, ओमेगा दे रखा है, कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएंगी। ओमेगा दे रखा है 300, और C कितना है? 210 to the minus 12, 210 to the minus 12। ओ कमाल हो गया सर ये तो, फिर यस कमाल हो गया बॉस। तो अब अगर इसको सॉल्व करोगे, देखो 2 to 4, 4 हो गई आपकी जीरोज, तो ये 4 यहां से कम हो जाएगा, 3 into 2 दैट इज 6, तो ये बचेगा 6 into 10 to the minus 8 बचेगा, क्योंकि ये 4 कम हो गया ना, 10 टू पावर जो 4 पावर्स है वो उसमें से कम हो जाएंगी। तो ये XC की वैल्यू आ गई, बस यहाँ पुट कर दो, तो IRMS आपका आएगा, VRMS है 230 डिवाइड में ये है 1 बाय 6 इंटू 10 टू माइनस 8, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा गाइज, तो 230 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर प्लस सॉरी माइनस 8, राइट? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 0, 8 एंड दिस इज 3। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइक्रो में आंसर है तो इसको -2 है ना, तो यहां पे लगा दो आप, ठीक है? तो 10 टू पावर -8 है ना बॉस, तो आप इसको लिख सकते हो 13.8 इंटू 10 टू पावर -6, यानी 13.8 माइक्रो एम्पियर, ये बन जाएगी आपकी IRMS करंट। दिस इज माइक्रो एम्पियर, आप देख पा रहे होंगे 13.8 माइक्रो एम्पियर, इतनी IRMS करंट ये बैटरी इस कैपेसिटर को सप्लाई कर रही है, अंडरस्टूड, एट दिस पर्टिकुलर वोल्टेज। तो सर उसने क्वेश्चन में तो यही पूछा है ना? यस, उसने पूछा है RMS वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट। ठीक है भाई, निकल गई हमारी, ये तरीका है, ये फॉर्मूला है, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन मजे की बात, कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमने इसके रिगार्डिंग देख लिया है। अब कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम उड़ा डालेंगे बॉस। नेक्स्ट क्या पूछा था सर? डिस्प्लेसमेंट करंट। बच्चों में एक चीज आपको बता दूं, जो कैपेसिटर को जब हम AC सप्लाई करते हैं, क्योंकि इसका वोल्टेज टाइम वेरिंग वोल्टेज होता है, तो हमेशा ये ध्यान रखना आप कि जो IRMS करंट होती है ना, वो ही डिस्प्लेसमेंट करंट भी होती है, ये ध्यान रखें आप। IRMS करंट ही डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होती है। सो इसका चाहे वो RMS वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट पूछे या डिस्प्लेसमेंट करंट पूछे, दोनों सेम है, तो इसका आंसर ढूंढ लो, 13.8 माइक्रो एम्पियर एंड 13.8 माइक्रो एम्पियर, दैट इज द करेक्ट आंसर। स्मार्ट क्वेश्चन है, यस। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। आई होप आप समझ गए होंगे इसकी कहानी मेरी जुबानी, और अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको एक चीज तो पहले क्वेश्चन से पता चल गया कि जो सर है ना, वो हमें केवल पढ़ा नहीं रहे हैं, लाइक वो हमें केवल क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहे हैं, वो साथ में ना कॉन्सेप्ट को, भाई जो भी कॉन्सेप्ट हमें चाहिए था, जो हमें 1 घंटा लग जाता है पढ़ने, वो सब कुछ फटाक से रिवाइज भी करा रहे हैं, न्यूमेरिकल भी हो रहा है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है किसी भी एग्जाम को विद इन 30 डेज प्रैक्टिस करके एक अच्छा स्कोर करने के लिए?
बेस्ट टेक्निक है ये पढ़ाई की, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, जैसे कि हमें पता है हर क्वेश्चन का एक अपना इंपॉर्टेंस मानी जाती है, क्योंकि उसमें अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, और वो कॉन्सेप्ट हमें कॉन्सेप्ट सिखा के जाता है, क्योंकि हमने कंप्लीट रिवीजन करना है। इसलिए हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उनके थ्रू मैक्सिमम स्कोर करेंगे और पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे, ठीक है। देखो, इन एलसीआर सर्किट, अगर मैं आपको बताऊं सीरीज एलसीआर सर्किट की बात कर रहा है इस प्रॉब्लम में, सीरीज एलसीआर सर्किट की बात कर रहा है। ओके, द कैपेसिटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम सी टू 4C। सीरीज एलसीआर सर्किट आपको अगर याद आ गया होगा, एक कॉइल लेंगे, एक कैपेसिटेंस लेंगे और सबको सीरीज में कनेक्ट करेंगे एसी सोर्स के थ्रू। ये सबने बहुत धुरंधर तरीके से पढ़ा है, सबने पढ़ा है LCR, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल वोल्टेज V0 sin ओमेगा टी अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ से इसमें करंट जाएगी, ठीक है जनाब। लेकिन वो बोल रहा है कि इसके जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की, अगर वो इनिशियली C है और इसको बदल के हम 4C कर दें, ऐसे क्वेश्चन को बात कर रहा है। देखते हैं पहले क्या बात कर रहा है। टू कीप द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड, है ना, वो बोल रहा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। उसको बोल रहा है वो हम नहीं बदलेंगे, वो अनचेंज्ड है, मतलब इट रिमेन कांस्टेंट आफ्टर चेंजिंग द कैपेसिटर। हाँ, वो चेंज नहीं होगी। द न्यू इंडक्टेंस शुड बी, नया इंडक्टेंस मतलब जो L की वैल्यू है, ठीक है बॉस, यस। तो लेट्स से इनिशियल होगा L और फाइनल हमें निकालना है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेंगे। कौन सी फ्रीक्वेंसी? रेजोनेंस। तो सबसे पहले मैं आपको सबको बता दूं कि व्हाट इज द रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। भाई इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, जरूरी फ्रीक्वेंसी का है बट इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हैव अ लुक। देखो गाइस, जब भी कभी इस सर्किट में ना रेजोनेंस तब होता है जब इंडक्टर कॉइल का रिएक्टेंस और कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होगा वो इक्वल हो जाए। अगर कभी भी XL इक्वल टू XC आ जाए, या इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा और C के अक्रॉस जो होगा, या तो ये कंडीशन हो, तो इस कंडीशन पे क्या होता है बेसिकली, एलसीआर सर्किट का जो टोटल इंपीडेंस होता है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस होता है, वो होता है अंडर रूट R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर, होता है कि नहीं। तो जब इसको आप इसके इक्वल कर दोगे तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो जो Z है वो मिनिमम आएगा, यानी वो रेजिस्टेंस के इक्वल होएगा। मतलब इस कंडीशन पे पूरा सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में आ जाता है। मतलब यहां पे L और C का रिएक्टेंस सेम होने की वजह से इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, फिर वो ये पूरा नहीं लेंगे, केवल वो रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। और इस केस में जो इनका इंपीडेंस होता है Z, एक तरीके का नेट रेजिस्टेंस, वो केवल R के इक्वल होता है। और इस केस में जो करंट होती है मैक्सिमम वो होगी V0 बाई Z, और बच्चों V0 बाई R लिखेंगे, केवल यहां पे हम ये पूरा Z नहीं लेंगे, क्योंकि दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, है ना। और इस कंडीशन पे जब XL इक्वल टू XC करेंगे तो हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। वो कैसे सर? आप सबको पता है XL होता है ओमेगा L और ये होता है 1 बाई ओमेगा C। ओमेगा इधर लेके आओगे, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई LC। तो आप देख सकते हो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगी वो 1 बाई अंडर रूट LC आएगी, रेडियन पर सेकेंड। और जब इसकी वैल्यू रखोगे 2πf तो f इन हर्ट्स आ जाएगा। तो वो ही यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है बॉस। अच्छा सर, तो अब ये जो क्वेश्चन है, ये कंडीशन मैंने आपको बता दी है बॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है कि दिस इज द वे। तो हम क्या करेंगे सर? तो बच्चों जब यहां से आप सॉल्व करोगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो आएगी आपकी, दैट इज 1 बाई 2π अंडर रूट में 1 बाई LC। ये है आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर और ये आपकी हर्ट्स में, राइट। सो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। और उसने बोला है कि फ्रीक्वेंसी को हम सेम रखेंगे, C को चेंज करा के L की वैल्यू बता दो। ओहो, अच्छा ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये सब कांस्टेंट है, यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ LC के, और ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना भाई। तो हम यहाँ ये भी तो लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ LC समथिंग कुछ कांस्टेंट होगा यस। स्क्वायर हटा दो उसका, तो LC को हम कांस्टेंट लिख सकते हैं, या L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं लिखूं L1 ओवर L2 तो हम लिख सकते हैं C2 ओवर C1। सिंपल, दिस इज द कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसने बोला फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, बस वैल्यू पुट कर दो। मेरा काम था आपको पूरा ये बता भी देना, और क्वेश्चन तो हम चुटकियों में उड़ा सकते थे अगर क्वेश्चन करने की बात थी, राइट। तो अब देखो बच्चों, L1 कितना है, L2 निकालना है, C2 कितना है, C से C2 हो गया और वो 4C है, और इनिशियल था C, ये हो गया कैंसिल। L2 अगर यहां से आप निकालोगे तो ये L/4 आएगा। तो नया जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो L/4 होगा, इनिशियल का 1/4 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन देखो आप ध्यान से, उसने बोला
द न्यू इंडक्टेंस शुड बी रिड्यूस्ड बाय, उसने बोला रिड्यूस्ड बाय L/4, नहीं वो इतना हो जाएगा। रिड्यूस कितना होगा उसको निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, यानी रिड्यूस कितना होगा, इनिशियल कितना था L और अब कितना हुआ L/4, तो कितना रिड्यूस हुआ, रिड्यूस हुआ इनिशियल माइनस जो फाइनल आया L/4, दैट इज 3L/4। इसलिए ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना, दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी उसका जो न्यू इंडक्टेंस होगा दैट इज रिड्यूस्ड बाय 3L/4, दिस इज द करेक्ट आंसर। लेकिन कितना हो जाएगा ऐसा चेंज करने से, वो L/4 हो जाएगा, लेकिन रिड्यूस कितना होगा, इनिशियल माइनस दैट फाइनल। ओके, यस, होप सो यू अंडरस्टूड गाइज। और ये याद रखना आगे के लिए भी, वेरी वेरी ऑसम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस सर्किट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, समझ गए होंगे आप। यस, तो ऑब्वियसली उम्मीद कर रहा हूं यार, देखो आप बहुत बढ़िया तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, नोट्स बनाएंगे, अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। घर पे जो भी आप पढ़ाई करते हो ना, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उसको करते रहो, उसको जारी रखो, राइट। जहाँ से बस इस सीरीज को फॉलो कर लो, आपका कंप्लीट रिविजन में करके देने वाला हूँ उन टॉप 15 चैप्टर का, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट के कुछ सालों में, राइट, करेंटली भी, राइट, 2024। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी देखते हैं और उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। धीरे धीरे देखो सारे कॉन्सेप्ट आएंगे जो एसी में इन्वॉल्व होते हैं, जो थोड़ा बहुत बचेगा वो मैं एडिशनली लास्ट में बता दूंगा, डोंट वरी। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द ट्रांसफॉर्मर। वाओ, मजा आ गया, मतलब सर ट्रांसफॉर्मर वाला कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे हम, यस, उसके क्वेश्चन भी करेंगे, यस, इवन मैं एक नहीं दो क्वेश्चन कराने वाला हूं ट्रांसफॉर्मर के, तो आपको वैसे तो इसमें काफी दे रखे हैं, सोचो, लेकिन मैं आपको इसलिए कराने वाला हूं जिससे आपके सारे फंडे क्लियर हो जाए, क्योंकि मेरे को पता है हर साल एक क्वेश्चन आता है भाई लोग, राइट। तो डोंट वरी, डोंट वरी। तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे साथ, ओके, और बने रहना लास्ट तक अपनी इस जर्नी को ऑसम बनाने के लिए। अ ट्रांसफॉर्मर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 80%। एक ट्रांसफॉर्मर है, उसकी बच्चों एफिशिएंसी दे रखी है दैट इज 80%। सो यू जस्ट 80% को आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, तो 0.8 लिख सकते हो, 80% बाई 100 तो 0.8 आएगा। एंड इट वर्क्स एट 10 वोल्ट एंड 4 किलोवाट, यानी जो ट्रांसफॉर्मर है इनिशियली उसकी जो वोल्टेज दे रखी है वो दे रखी है 10 वोल्ट, और उसकी जो पावर इनपुट दे रखा है वो दे रखा है 4 किलोवाट। तो ये इनिशियल है ना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर अगर मैं आपको याद दिला दूं उसमें दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और यहाँ से एसी सोर्स अप्लाई करते हैं, और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसके अक्रॉस हमें, दिस इज लोड रेजिस्टेंस, ये सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग, और दिस इज प्राइमरी। इसके नंबर ऑफ टर्म्स N1, इसके नंबर ऑफ टर्म्स N2। यहाँ पे जो भी इनपुट दोगे वो हम मानेंगे V1 और उसकी पावर मानेंगे V2। यहाँ पे जो भी मिलेगा वो आउटपुट होगा और पावर आउटपुट होगा, अंडरस्टूड, यस। और इस प्राइमरी वाइंडिंग में जो भी करंट होगी वो I1 और इसमें जो होगी वो I2। दिस इज प्राइमरी करंट, दिस इज सेकेंडरी करंट। ये मैंने याद दिला दिया, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये पिक्चर आपको याद रखनी पड़ेगी आगे के भी क्वेश्चन करने के लिए। सो यस, ये पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन करेक्ट क्लिक करेगा आपके दिमाग में और कॉन्सेप्ट याद रहेंगे क्वेश्चन करने के लिए, बाकी तो उड़ा ही देंगे हम। इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज 240 वोल्ट, उसने बोला जो सेकेंडरी कॉइल है उसकी जो वोल्टेज है उसको हम V2 मान लेते हैं, है ना, जो आउटपुट होगा यहाँ पे V2, और इसकी आउटपुट पावर को भी हम P2 मान लेते हैं। तो V2 बच्चों आपको दे दिया है, V2 दे रखा है 230 वोल्ट, अच्छी बात है, हमारे लिए तो फायदा ही हो रहा है। देन द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, तो बताओ सेकेंडरी कॉइल में क्या करंट होगी। देखो भाई, प्राइमरी में वोल्टेज दे रखा है, पावर दे रखी है, सेकेंडरी का भी वोल्टेज दे रखा है, लेकिन सेकेंडरी में करंट कितनी होगी वो चाहिए उसको, अंडरस्टूड। बच्चों मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको ध्यान से रखो, रिलेशन चेक करो क्या है, अगर वो फॉर्मूला आपको याद है तो आप 4 डालोगे, नहीं याद है तो फुट जाओगे गलत हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा ना बॉस। तो सर क्या करें, जब भी एफिशिएंसी गिवन हो तो ट्राई करो, व्हेनेवर एफिशिएंसी इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी। एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला, याद होगा आपको, एफिशिएंसी में लिखते हैं हम आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर। बच्चों आउटपुट पावर कितनी मिलेगी, जो सेकेंडरी पे मिलेगी, दैट इज योर आउटपुट। तो सेकंड पावर क्या होती है भाई, आप सबको पता है VI, तो हम लिखेंगे V2I2। और इनपुट पावर अगर दे रखी है तो वही लो, अगर नहीं दे रखी है तो फिर I1 V1 लिखोगे ऑब्वियसली। ये अगर इनपुट पावर लिखनी है तो V1 I1, लेकिन अगर दे रखी है, देखो इनपुट दे रखी है 4 किलोवाट, तो भाई वही लिखेंगे ना 4 × 10⁻³ सब कुछ गिवन है, ये भी I2 पूछा है, हो गया, कमाल हो गया सर ये तो, यस। तो यहां लिखेंगे 0.8 एंड दिस इज V2 कितना है बच्चों, दैट इज 230 आई थिंक,
एंड दैट इज I2 और दिस इज योर 4 इंटू 10⁻³ इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों I2 आ जाएगा आपका 0.8 इंटू 4 इंटू 10⁻³ और डिवाइड में 230। यस, आई थिंक 230 है कि कुछ और है बॉस? नहीं, सही है। सो 240 है यार, सॉरी बाय मिस्टेक, दिस इज 240 राइट, दिस इज 240 एक्चुअली, नॉट 230 नहीं है, 240 है। यस, है कि नहीं? चलो भाई, अब हम क्या करने वाले हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप या फिर इसको कैंसिल कर सकते हो। देखो आप ये 0.8 है ना, तो ये 3 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक यहां से एक जीरो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 10⁻² बचेगा। अंडरस्टूड? और अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये नीचे जो बचेगा 24 और इंटू एक 10 भी है, ये 10, तो एक 10 और कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल कर सकते या इससे कैंसिल कर दो, दैट इज 3 आएगा। तो एक 10 बचेगा और 40 यानी 40/3 बचेगा, इतनी एम्पियर होगी। बाकी आप डिवाइड करके चेक कर लेंगे आंसर, ठीक है। 13.33 आ रहा है, 13.33 एम्पियर। मतलब ये जस्ट कैलकुलेशन है, ये आप कर लेंगे, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया भाई। और इसी क्वेश्चन में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना, तो आप सबको मैं बता दूं, इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा आप सबको पता है बच्चों। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो होता है ना, प्राइमरी कॉइल के टर्न, सेकेंडरी, वो होता है प्राइमरी के अक्रॉस जो वोल्टेज है और सेकेंडरी के अक्रॉस, ये याद रखना। प्राइमरी में करंट I1 है, सेकेंडरी में करंट I2 है, और इनका जो रेशियो होता है ना I1/I2, ये टर्न्स के रेशियो के इनवर्सली होता है, यानी N2/N1 लिखना पड़ेगा, या इसी को आप लिख सकते हैं V2/V1, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज द रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर गाइज, अंडरस्टूड? ऑब्वियसली आइडियल ट्रांसफॉर्मर अगर हुआ तो पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट होता है, लेकिन कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है तो एफिशिएंसी तो है ही हमारे पास बॉस। ये इसका कॉन्सेप्ट है, इन्हीं से सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व किए जा सकते हैं। होप सो यू अंडरस्टूड। ये फॉर्मूले आप दिमाग में रखेंगे, आगे आने वाले क्वेश्चंस को हम बहुत बेहतरीन तरीके से विदाउट एनी मिस्टेक सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ और देखते हैं उसकी कहानी मेरी जुबानी क्या है और क्या बेस्ट न्यूमेरिकल हमारे से पूछा जाने वाला है। ओके बच्चों, तो मजा आ गया आपको ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन करने के लिए। डोंट वरी, एक और कराऊंगा, बट आने दो सीरीज में आने दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और उससे नया जो कॉन्सेप्ट होता है उसको भी सीख लेंगे। यही तो कमाल है हर प्रॉब्लम का, जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट, उनके एप्लीकेशन जो हमें आगे के लिए पावरफुल बना देते हैं हमारे कॉन्सेप्ट रिविजन में, राइट। तो उसने बोला सीरीज LCR सर्किट है, बढ़िया। उसने बोला सीरीज LCR सर्किट है, एल ले लेंगे, एक कैपेसिटर सीरीज में और एक रेजिस्टेंस। अभी बताया था मैंने आपको, देखो मैंने बोला ना इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं गाइस। और बच्चों मैं आपको बता दूं, एल की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपको 100/π, इतनी हेनरी, और सी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 10⁻³ ये दे रखा है आपको फैरेड में, नॉट माइक्रो, फैरेड में। और रेजिस्टेंस बच्चों आपको दे रखा है 10 ओम। कम ऑन गाइस, इट्स कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। यहाँ पे लिखा है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई पे है। तो ये जो वोल्टेज न्यूमेरिकल में लिखा होता है, आपको मैंने बताया था, ये VRMS होता है, ध्यान देने का बॉस। एंड दिस इज योर फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, तो दिस इज F। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, ओ तेरी पावर फैक्टर पूछ रहा है सर, मतलब क्या, मतलब कैसे करेंगे भाई? ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना, चाहे तो वो फिर RL सर्किट हो, केवल 2 ही एलिमेंट हो, या CR हो, या LCR सर्किट हो, इन सब में कोई भी सर्किट हो, पावर फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी बच्चों PF पूछे पावर फैक्टर, इसकी वैल्यू होती है cos phi के इक्वल। या तो आपको फेज एंगल पता हो phi, तो पावर फैक्टर आ जाएगा, या अगर ये नहीं पता तो पावर फैक्टर होता है किसी भी सर्किट के लिए R, उस सर्किट में यूज होने वाला रेजिस्टेंस डिवाइड में टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। ये याद रखने का, उड़ा डालेंगे बॉस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर सर हमें फाई डायरेक्ट गिवन होता तो cos phi यहां पुट करते, डायरेक्ट आंसर आता, लेकिन अगर फाई नहीं निकाल सकते या टाइम लगेगा तो हम R/Z लिखेंगे, और Z आपको पता है इंपीडेंस होता है ना, भूलने का नहीं बॉस। इंपीडेंस ऑफ LCR सर्किट, हर सर्किट का अपना इंपीडेंस इज जस्ट लाइक अ नेट रेजिस्टेंस, ओम ही यूनिट होती है ना, हमें पता है। लेकिन ये तो सर LCR सर्किट है, फिर हम क्या करेंगे? देखो भाई, LCR सर्किट में बच्चों क्या होता है, इंपीडेंस का फॉर्मूला अभी लिखाया था मैंने, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर।
डन। तो हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। अगर मैं एक बात बताऊं, रेजिस्टेंस दे रखा है 10, एक्सल और एक्सिस नहीं दे रखा है ना। ये रिएक्टेंस है इंडक्टिव, मतलब ओम में होना चाहिए, और ये रिएक्टेंस है कैपेसिटिव, यानी रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर एक तरीके से ये भी ओम में होगा। लेकिन हमें एल की वैल्यू दे रखी है, एक्सल की नहीं, ये सी की कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है, एक्सी की नहीं, तो वो निकालनी पड़ती है ना भाई। तो एक्सल कैसे निकालेंगे, अभी बताया था मैंने, ओमेगा एल से। ठीक है, ओमेगा क्या है सर, 2 पाई एफ इंटू एल, क्योंकि आपको एफ दे रखा है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू पाई इंटू एफ। एफ कितना है 50, एल कितना है सर 100 बाई पाई। देखो ये पाई कैंसिल, तो ये कितना आएगा सर। अच्छा एक चीज और दिखा दूं मैं यहाँ पे, जो बच्चों एल की वैल्यू है वो मिली हेनरी है, नॉट ओनली हेनरी, दिस इज मिली हेनरी। ये गलती हो जाती है, तो ये मिली मतलब 10⁻³ भी लिखना पड़ेगा, 10⁻³। तो देखो एक पावर 100, ये पूरा कैंसिल, तो 5 इंटू 2, ये तो 10 ओम आ गया, यानी एक्सल की वैल्यू तो सर 10 ओम आ गई। उत्तरी, ये क्वेश्चन है एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा है, होले होले धीरे धीरे। क्या है सर वो, मतलब अभी बताता हूँ, डोंट वरी, पहले चेक करेंगे आप, है ना। लेट्स सी, सबसे पहले आप निकाल देते हैं एक्स सी, और मैंने बताया था अभी आपको एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी। ओके, ओमेगा 2 पाई एफ, एफ है 50, सी कितना है सर, सी है 10⁻³ बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो आप लिखेंगे 5 इंटू 50, 100 इंटू 10⁻³। ये 2 0 कैंसिल, तो यह बचेगा 1/10⁻1, इसको ऊपर लेके जाएंगे आप, तो ये हो जाएगा 10। ओहो कमाल हो गया बॉस, यानी एक्सल की वैल्यू और एक्सी की वैल्यू 10 ओम आ रही है। मतलब सर आया दिमाग में, आया बॉस, क्या सर, ओहो सर आपने अभी बताया था कि एक्सल कभी भी अगर एक्स सी के इक्वल हो जाए, जो कि आ रहा है 10 ओम, तो ये तो रेजोनेंस है। दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, है कि नहीं। ये तो एलसीआर सर्किट की रेजोनेंस की कंडीशन है, और रेजोनेंस कंडीशन जब आती है एक्सल माइनस एक्सी, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 10 - 10 तो केवल जेड बचता है आर, तो आपका पावर फैक्टर क्या होगा यार इस केस में, हमेशा बहुत बार आया क्वेश्चन, आर बाई आर, ये कैंसिल, दैट इज 1, पावर फैक्टर हमेशा 1 होता है। तो आज के बाद हमेशा याद रखना, एलसीआर सर्किट में जब भी रेजोनेंस कंडीशन होगी उस पर पावर फैक्टर हमेशा 1 होता है, हमेशा। सर हमें पता कैसे चलेगा, या तो पढ़ के ध्यान से समझ लो, या एक्सल और एक्सी की वैल्यू निकाल के देख लो, अगर वो इक्वल हो गई तो पावर फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं, फिर टिक कर देना, फटाक 1, खत्म कहानी। रेजोनेंस वाला केस है ना, अमेजिंग सर, मतलब मजा आ गया। और अगर ये रेजोनेंस ना होता, लेट्स सी यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ जाता, 100 आ जाता या 20 आ जाता, तो फिर यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे एज इट इज, जैसे करता है, दैट इज द नॉर्मल वे, नो प्रॉब्लम। यस, आई होप गाइज आप समझ गए। यस सर समझ गए, और मज़ा भी आ रहा होगा। बिल्कुल सर मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, और वाओ डीपली कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। और भाई हम तो साथ साथ में ना न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं, यही तो सीक्रेट है। ऐसे ही तो पढ़ाई करनी होती है बॉस, साथ साथ करो, जो भी करना है साथ करो, क्योंकि दिमाग आपका बहुत पावरफुल होता है। जैसे जैसे आप उसको इन्फॉर्मेशन देंगे कि मैं पढ़ भी रहा हूँ, मैं क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, मेरा साथ दे भाई, वो देगा, है ना। लॉट ऑफ प्रैक्टिस बस आपको करनी पड़ेगी, फिर देखो मजा एग्जाम में, आपकी पावर का, आपके कॉन्फिडेंस का, क्वेश्चन सॉल्व करके आने वाले हो आप विदाउट एनी फियर। अंडरस्टूड। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसकी कहानी मेरी जुबानी, लेकिन मैं आपको बता दूं एक नया कॉन्सेप्ट फिर से आपके पास आ रहा है, जिस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। देखो कमाल है यार, इन सारे क्वेश्चन के थ्रू हम पूरी पढ़ाई कर डालेंगे और अपने एसी को फोड़ डालेंगे और मजा आ जाएगा, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं बॉस, राइट। क्या है सर, चलो भाई पढ़ लेते हैं पहले। इन एन एसी सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय, सो व्हाट इज दैट, सो V दे रखा है आपको 100 साइन ऑफ ओमेगा टी, ओहो इतना वोल्ट, और जो बच्चों करंट दे रखी है वो भी दे रखी है आपको 100 साइन ऑफ 100t प्लस π/3। ये तो मैंने अभी लिखा था कि जब भी कभी वोल्टेज दे रखा है साइन ओमेगा टी, देखो फ्रीक्वेंसी सेम है 100, ये है इसका V0, ये इसकी पीक वैल्यू होती है। करंट की क्वेश्चन में ये इसकी पीक वैल्यू दैट इज I0, साइन ओमेगा टी 100 है ना, तो मैंने ओमेगा क्यों लिख लिया, दिस इज 100, ओमेगा की जगह 100 दे रखा है, तो 100t, ये भी 100t, लेकिन प्लस में π/3 है, याद करो प्लस में है, मतलब यहाँ करंट लीडिंग क्वांटिटी है, और ये इसका फाई है, फेज एंगल यानी π/3, जो उसका फेज डिफरेंस रहेगा दैट इज π/3। यस, इस पे ध्यान देने का, अंडरस्टूड। जो करंट गिवन है उसकी I0 कितनी है, पीक वैल्यू, जो वोल्टेज है उसकी V0 कितनी है, और उसमें जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, दैट इज π/3 यानी 60 डिग्री, अंडरस्टूड। चलो देखते हैं क्या पूछा है, द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन 1 साइकिल। तो बच्चों हमारे से पूछा है एक साइकिल में जो एवरेज पावर डिसिपेट करेगी भाई वो कितनी होगी, वो हमारे को निकालना है, ठीक है। एवरेज पावर डिसिपेटेड बेसिकली
लेकिन वो पूछ रहा है एवरेज पावर डिसिपेटेड इन वन साइकिल, राइट। और इस पावर का जो फॉर्मूला होता है हम सबको पता है भाई क्या होता है और किस तरीके से सॉल्व करना होता है। देखो कभी भी वोल्टेज भी दे दिया, करंट भी दे दिया और एवरेज पावर डिसिपेटेड पूछे, एवरेज, तो बच्चों हमेशा फॉर्मूला याद रखेंगे, वी आर एम एस आई आर एम एस। अगर मैं बताऊं आपको डीसी की, डीसी पावर क्या होती थी, वी आई, बस चूंकि यहाँ पे टाइम वेरिंग करंट होती है और टाइम वेरिंग वोल्टेज होता है तो वी आई इंटू कॉस फाई। यानी ये जो टर्म है इसके बारे में मैंने अभी बताया था, इसको पावर फैक्टर कहते हैं भाई जी, पावर फैक्टर, इसका नाम है पावर फैक्टर, जो डिसाइड करता है कौन सा सर्किट कितनी पावर डिसिपेट करेगा, कंज्यूम करेगा, है ना। दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो यार सर मतलब हम अगर एवरेज पावर हमें निकालना होगा कितनी डिसिपेट हो रही है तो हमें वी आर एम एस पता होना चाहिए, आई आर एम एस। भाई अगर वी आर एम एस आई आर एम एस नहीं दे रखा है डायरेक्ट तो ऐसे कर लो ना, हमारे को पता है भाई वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता था, पीक वैल्यू बाई √2, और आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, आई नॉट बाई √2। ये तो तुम्हें पता ही है बचपन से। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये याद रखो एवरेज पावर निकालने का, यानी वी नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाई। और पावर फैक्टर पूरा नहीं पता तो फाई पता होगा पक्का, पुट ऑल द वैल्यूज गाइस। ये फॉर्मूला बेहतरीन फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा, कैसा भी क्वेश्चन आए ऐसे ही सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे सर, ये भी पता है ये भी पता है, कितना पता है, देखो 100 और 100, 100 इंटू 100 और बाई 2 और कॉस, इनके बीच का फेज डिफरेंस देखो, ये π/3, दिस इज π/3, π/3 का मतलब आपको पता है cos 60 और cos 60 की वैल्यू भी आपको पता है दैट इज 1/2। ओ कमाल हो गया सर ये। तो देखो बच्चों यह आएगा 50, ठीक है भाई 50। अच्छा यूनिट जरूर देख लेना, कभी कभी यूनिट में घपला होता है। ओ यस, ये तो मेरा रैंडमली ध्यान हो गया क्योंकि मेरे को याद है भाई यूनिट में घपला करते हो, गलती हो जाती है बहुत पक्के वाली। जो करंट दे रखी है ना लास्ट में उसकी यूनिट लिखी है मिली एम्पियर, क्योंकि यहाँ तो वोल्ट लिखे लेकिन मिली, ये मिली एम्पियर है, 10⁻⁻3। ये तो मेरे को रैंडम याद आ गया बॉस, इसका ख्याल रखना, वरना जो हम क्वेश्चन इतनी मेहनत से कर रहे हो पूरा गलत हो जाएगा एग्जाम में। और जब तुम घर आके देखोगे ओ शिट मैन ये हो गई सिली मिस्टेक, इसी को कहते हैं सिली मिस्टेक। इसने यूनिट पे ध्यान देने का, तो यूनिट पे ध्यान देने का मतलब ये होगा सर जब हम यहाँ आई नोट की वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो 100 इंटू 10⁻³ करेंगे, बिल्कुल यस, दैट इज व्हाट आई वांट टू से टू यू कि किस पे फोकस करना है। 100 तो 3 0 तो कैंसिल, यहाँ 10 बचा केवल, 10/2 और cos 60 दैट इज 1/2। ओहो तो सर 10/4 आ गया, या इसको 5 कर लो तो दैट इज 5/2, दैट इज 2.5 वॉट। दिस इज द आंसर, है ना कमाल। तो इस क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि क्या फॉर्मूला यूज करूंगा और कहां गलती होती है ये भी पता चल गया। बाकी तो हमें सब कुछ पता ही है भाई, कैलकुलेशन पे ध्यान देने का बस। ऐसे क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऐसे तो मैं ज़्यादा अब आपसे बात करूंगा नहीं, मैं समझ गया हूँ कि आप कर डालोगे, आप समझ डालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और अमेजिंग क्वेश्चन मेरे को मिला है एंड दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मर। उससे एक नया चीज आपको सीखने को और मिल जाएगा, मजा आ जाएगा, लेकिन इस पे फोकस कर लेने का। 3 क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूँ, लास्ट 3 प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट और सबके कॉन्सेप्ट अमेजिंग है अगर मैं आपको बता दूं, है ना, अमेजिंग। सॉल्व करें, ओके चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना मिशन। सर चला तो है मिशन, आपके लिए बोल रहा हूं, बी एक्साइटेड, राइट। तो मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, मजा आएगा आपको कॉन्सेप्ट सीखने में, उनको अप्लाई करने में मेरे साथ, ओके बच्चों। मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्या मैं बना देता हूं फिर ज्यादा मजा आएगा, है ना। आप बोलोगे सर बहुत बातें कर रहे हो, मैंने कहा हाँ बहुत बातें कर रहे हो क्योंकि आपको सिखाना है ना भाई, आपके दिमाग तक वो चीज मैंने लेके जानी है। उसने बोला प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट AC प्राइमरी। ठीक है, इसमें अच्छी बात यह है कि आपको ग्राफ ऑलरेडी इसका डायग्राम दे रखा है, तो बना लेते हैं। हमारा क्या जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल है और यहाँ पे ना एक एडिशनल रेजिस्टेंस कनेक्ट है, फिर ये जो लोड रेजिस्टेंस है वो तो है ही, ठीक है। और यहाँ पे उसने बोला कि आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 7 किलो ओम और इसकी वैल्यू दे रखी है 15 किलो ओम। ध्यान से समझने का, टेंशन नहीं लेने का। ये सेकेंडरी कॉइल है गाइज, ये प्राइमरी कॉइल है गाइज। इसके नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 10 और प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है कितने 100। और प्राइमरी कॉइल पे जो इनपुट वोल्टेज है 220 वोल्ट है, दैट इज V1। अभी बताया था मैंने, प्राइमरी पे आप V1 लिखेंगे, सेकेंडरी पे आप V2 लिखेंगे, ठीक है सर। तो व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, वाओ। उसने बोला ये दोनों रेजिस्टेंस में जो भी करंट जाएगी, जैसे I2 जाएगी वो इसमें और इसमें सेम ही जाएगी, ये तो दोनों सीरीज में है, ये तो कंफर्म है कि ये दोनों सीरीज में है, ठीक है जनाब, यस सर। तो इसके अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है ये निकालना है, 7 के अक्रॉस।
तो हमें पता है दोनों में करंट तो सेम ही जा रही है, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारे से पूछा क्या है, सो व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज दैट इज वी नॉट। तो बताओ वी नॉट क्या है बच्चों यहाँ पे, तो वी नॉट हमें समझना पड़ेगा यार कि वी नॉट है क्या बेसिकली। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो I2 सेकेंडरी करंट होती है ये इसमें भी जाएगी और इसमें भी, तो दोनों में सेम ही जाएगी। और इसके अक्रॉस अगर मुझे वोल्टेज निकालना है इसके अक्रॉस, तो सेकेंडरी वोल्टेज होता है V2 और प्राइमरी वोल्टेज है आपके पास V1, और इनमें नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं। तो मैंने अभी बताया था एक फॉर्मूला आपको, क्या बताया था सर, कि वेन एवर नंबर ऑफ टर्न्स इज गिवन यू कैन राइट N1 over N2 V1 over V2। ये मैंने बताया था बॉस कि वेन एवर द नंबर ऑफ टर्न्स आर गिवन इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्राइमरी टू द सेकेंडरी वोल्टेज। खत्म कहानी। अब हमें चाहिए सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट होगा वो कितना है, यहां से निकाल लो। ये है 100/10, V1 ऑलरेडी दे रखा है 220 बॉस, और ये आ जाएगा V2, तो ये कैंसिल, 1 0 कैंसिल, तो 22 बचा केवल, तो 22 वोल्ट बचा बॉस। ओ वाओ सर। और V2 मतलब सेकेंडरी में जो वोल्टेज जनरेट होगा उसकी वजह से करंट ये बनेगी बॉस, और ये करंट इन दोनों में जाएगी। तो आपको पता है V इक्वल टू IR होता है, तो हम करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो V2 है इसकी वजह से करंट इन दोनों में जाएगी, तो हम लिखेंगे V इक्वल टू IR, I2R इक्विवेलेंट लेंगे क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस में जाएगी, नेट लेंगे 22, तो I2 निकालने के लिए R इक्विवेलेंट है आपका 7 + 15 दैट इज 22, और याद रखो ये किलो में है तो 10⁻3। हाँ यस, और यहां पे आएगा 22 से 22, तो I2 बच्चों आ गई 1/10⁻³ यानी 10⁻³ यानी 1 मिली एम्पियर। यू कैन से दिस इज 1 मिली एम्पियर या 10⁻³ एम्पियर, यानी सेकेंडरी कॉइल में जो करंट इन दोनों में जा रही होगी वो इतनी है। और जब वो करंट इसमें एंटर करेगी तो इसके एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V0 होगा, और V0 हम कैसे निकाल लेंगे भाई, V0 निकालेंगे IR, यानी इसमें करंट इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस चाहिए हमारे को, तो I2 × 7 × 10⁻3, तो I2 हमने निकाला -3 × 7 × 10⁻3, ये हो गया कैंसिल, दैट इज 7 वोल्ट, यानी जो आउटपुट वोल्टेज है 7 किलो ओम के अक्रॉस वो इतना है बॉस। ओ वाओ सर, मजा आ गया। तो मतलब उड़ा दिया हमने, यस उड़ा दिया। लेकिन सर अगर ये रेजिस्टेंस ना होता तो ये I2 डायरेक्ट इसमें जाती, तो आंसर आपका यही हो जाना था ना भाई, डायरेक्ट। फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये जब आपने सॉल्व किया है तो इसी के अक्रॉस आपने निकाल लेना था कि भाई इसके अक्रॉस आउटपुट कितना होगा, आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, तो भाई इसके अक्रॉस हम निकाल लेंगे, जो भी आएगा फिर कैलकुलेशन उसी के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करनी थी, सिंपल है राइट, उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते जो भी होगा। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन हैंडल द सिचुएशन, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो अमेजिंग, एक बार फिर से हमारा फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया और हमें कॉन्सेप्ट इस तरीके का क्वेश्चन आया तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये भी पता चल गया। कमाल है, यस धमाल है, यस। ये फॉर्मूला हमारा बचा हुआ था तो ये हमने यूज कर लिया, और जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी बेस्ट तरीके से हमने यूज कर लिया। आई होप ये इसका आंसर होना चाहिए, दैट इज 7 वोल्ट, यस यू कैन चेक इट आउट राइट। ओके गाइज, यस सर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसकी कहानी मेरी जुबानी क्या है, और सीखते हैं मस्त तरीके से कॉन्सेप्ट और अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। और धीरे धीरे हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो भी रिमेनिंग लिटिल बिट जो मेरे दिमाग में है कि ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके गाइस, हियर वी गो। सबसे पहले क्वेश्चन को ना पढ़ लिया जाए सर, फिर समझेंगे क्या है। एक वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम है जो लास्ट की 2 प्रॉब्लम मैं यूज कर रहा हूँ, इनमें दिमाग भी लगेगा, नॉट ओनली कैलकुलेशन, नॉट ओनली कॉन्सेप्ट, वो तो सब है, लेकिन दिमाग एडिशनली आपको सोचना भी पड़ेगा कि इसको कैसे हैंडल करो। यस, पावर ऑफ दीज क्वेश्चंस राइट। अ सीरीज LR सर्किट, केवल LR सर्किट है, LR सर्किट यानी उस सर्किट में केवल L होगा और R होगा, तो दिस इज LR सर्किट। पहले तो मैं बता दूं AC सोर्सेस को कनेक्ट किया गया होगा और इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो XL होता है, इसका तो R ही है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है सर। और बच्चों यहाँ पे उसने बोला इस LR सर्किट में जो वोल्टेज अप्लाई किया गया वो है 25 sin of 1000 of t, इतना वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया गया, ठीक है जनाब, जो AC वोल्टेज है। हैज ए पावर फैक्टर 1/√2, वो बोल रहा है कि ये वोल्टेज अप्लाई करने से सर्किट के पास जो पावर फैक्टर है, यानी पावर फैक्टर को हम क्या लिखेंगे, दैट इज PF1, वो दे रखा है 1/√2। आपको समझ में आया कि पावर फैक्टर होता क्या था? याद करो, पावर फैक्टर होता था या तो आप लिखेंगे cos phi या लिखेंगे R/Z, ठीक है। फाई पता है तो देखो यहां से निकाल सकते हो आप। अगर मैं यहां से ध्यान से देखूं बच्चों, ये जो cos फाई है अगर मैं इसके इक्वल कर दूं इसका इस पर्टिकुलर कंडीशन में, तो ये 1/√2 आएगा, और 1/√2 cos 45 होता है, यानी इसका जो फेज एंगल है वो 45 डिग्री होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। अंडरस्टूड? मजा नहीं आ गया? क्योंकि पावर फैक्टर 1/√2 है और ये cos फाई के इक्वल होता है। वाओ सर, ये तो मजा आ गया बिल्कुल।
ये अब आगे देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, ये नेक्स्ट पूछ रहा है इफ द सोर्स ऑफ ईएमएफ इज चेंज टू, वो बोल रहा है कि अगर इस सर्किट पे अप्लाई करने वाला ये सोर्स ऑफ ईएमएफ मैं E1 LHC है, इसको चेंज कर दूं, और चेंज करके उसने किया है इसको दैट इज 20 साइन ऑफ 2000t कर दिया, यानी देखो इसकी फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे 1000 थी वो 2000 कर दी, तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी ना बॉस। तो बताओ न्यू पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी, क्या न्यू पावर फैक्टर निकालना है हमने सर्किट का, क्या हो जाएगा न्यू पावर फैक्टर, कैसे निकालेंगे ये आपने समझना है। ठीक है देखो, पावर फैक्टर निकालने के लिए या तो फाई पता हो नया वाला, या आर और जेड पता हो। ठीक है जनाब, और किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी एलआर सर्किट हो बच्चों, एलआर सर्किट, तो एल में वोल्टेज और इसमें इसका ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से होता था। याद करो, अगर मैं इनका 10 फाई लिखूं, देखो ऐसे पहले इसका लाइन डायग्राम बना लेंगे, तो जो करंट जब इसमें जाएगी और इसमें जाएगी, जब करंट इसमें जाती है तो वो वोल्टेज की ही डायरेक्शन में होती है, नहीं इधर अगर वी आर है तो इधर होगा वी एल, क्योंकि करंट से ये 90 डिग्री लीड करता है एल के केस में, वोल्टेज करंट इसमें लैग बिहाइंड होती है, तो इनके बीच में जो फेज एंगल लेट्स सी फाई है, इनका नेट वोल्टेज है, तो हम यहां से अगर 10 फाई निकालने 10 फाई तो आएगा परपेंडिकुलर ओवर दिस, तो परपेंडिकुलर पे रहता है VL और यहाँ रहता है VR, और VL और VR हमें नहीं पता, लेकिन हम लिख सकते हैं IR, यानी I XL बाई IR, ये हो गया कैंसिल, तो बच्चों आ जाएगा XL बाई R, ये रहता है इसका फॉर्मूला समझने का। तो ये 10 फाई है आपके पास, और 10 फाई किसके इक्वल है आप समझ सकते हैं, एक्सेल को आप क्या लिख सकते हैं वो भी आपको पता है, दिस इज योर एक्सेल एंड दिस इज योर आर, और एक्सेल को आप लिख सकते हैं ओमेगा एल, यानी ओमेगा इंटू एल, और यहां पे लिख सकते हैं आप आर। ठीक है जनाब, तो एल बाई आर की जो वैल्यू है वो हमें नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, लेकिन जब पहला वोल्टेज अप्लाई किया है उसकी फ्रीक्वेंसी है 1000, तो अगर मैं इसको इनिशियल फाई 1 मान लूं और इसको ओमेगा 1 मान लूं, तो यहां से एल बाई आर की वैल्यू आएगी, जिससे मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो मैं लिखूंगा 1045 और ओमेगा दे रखा है 1000 इंटू एल बाई आर, और बच्चों 1045 1 होता है, तो 1 बाई दिस इज 1000 इंटू एल बाई आर, तो एल बाई आर की वैल्यू अगर मैं आपको बोलूं तो 1/1000 आ रहा है, ये याद रखेंगे। तो सर आप करने क्या जा रहे हो भाई, मेरे को कुछ भी करके ना एल बाई आर तो मिल गया ना, अब जब उसने बोला जब सोर्स चेंज कर दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो पावर फैक्टर चेंज हो जाएगा, और पावर फैक्टर का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था cos 5 या R बाई जेड होता है बॉस। तो हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो बच्चों आपको ध्यान से देना पड़ेगा। अगर मैं नेक्स्ट लिखूं, नेक्स्ट कि 10 फाई कितना होगा, वहां से नेक्स्ट 10 फाई को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो पावर फैक्टर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्या पूछा है बॉस, न्यू पावर फैक्टर, उसने पूछा है न्यू पावर फैक्टर क्या होगा, तो निकाल लेंगे सेम तरीके से। कैसे, देखो हमें पता है 10 फाई 2 मान लो, इसको अभी लिखा है हमने XL बाई आर होगा, और इसको 2 माना है, तो जब इसको ओपन करोगे तो ये ओमेगा 2 एल, एल और आर तो सेम ही नहीं रहेगा, यस, लेकिन ये दे रखा है हमें 2000, और एल बाई आर अभी निकाला है हमने, एल बाई आर निकाला है बाई 1000, ये पूरा 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 कैंसिल, तो 10 फाई 2 की वैल्यू बच्चों आ गई 1/2। सर ये तो हमें चाहिए नहीं था, हमें तो पावर फैक्टर चाहिए। भाई पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई, यस, और हमारे पास क्या आ गया 10 फाई नया, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी का यूज करके निकाला, तो याद करो tan थीटा आप सबको पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां बना दूं उसको फाई मान के, तो परपेंडिकुलर कितना है, नहीं सॉरी 2 आ रहा है, 2/1, क्योंकि यहाँ 2 बचेगा ना, तो दिस इज 2, दिस इज 1, और दिस इज अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर दैट इज 5, तो भाई cos फाई निकाल दो ना इसका यूज करके, cos फाई होता है बेस ओवर दिस, यानी 1/√5 है ना, एक खतरनाक क्वेश्चन, और यही क्या आता है इसका पावर फैक्टर F2, यानी 1/√5। चेक आउट योर आंसर गाइस, दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन। अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत डीपली अच्छे से नहीं आता, आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो भाई नहीं होगा, लेकिन ध्यान से देख लो कैसे कैसे पूरी जर्नी चली है, और ये आपका आंसर बनेगा। यानी जैसे ही उसने अपना सोर्स चेंज किया फ्रीक्वेंसी पे डिफरेंट, वैसे ही पावर फैक्टर आपका चेंज हो गया, क्योंकि उससे फाई चेंज हो गया, और सब कुछ आपके सामने है, किस तरीके से मैंने सॉल्व किया, क्या किया, व्हाटएवर एवरीथिंग, राइट। एल और आर हमें नहीं था, तो उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करते गए, उसको निकालते गए, और दोस्तों आगे बढ़ते गए। एक बार फिर से देखना, बढ़िया से देखना सॉल्यूशन मैंने कैसे किया है, मेन कॉन्सेप्ट इसमें क्या है। और लास्ट का क्वेश्चन चलो देख लेते हैं क्या है उसकी कहानी, मेरी जुबानी। लेकिन अमेजिंग है, वो बहुत अच्छे से डिजाइन किया, क्योंकि क्लास 11th में हमने पढ़ाता था SHN,
सिंपल हार्मोनिक मोशन उससे रिलेट करके, ऑब्वियसली एसी है तो भाई हार्मोनिक फंक्शन ही चलता है ना, तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही नहीं रहेगा। यस, अब आ रहा है ना मजा। तो हम लास्ट में एकदम अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के, क्वेश्चन सॉल्विंग के, और आप हर क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो, उसको समझो, उसकी पावर समझो कि नेक्स्ट अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो मुझे करना आना चाहिए। बस इतना सा काम आपने कर लेना है, बाकी तो मैं करा ही रहा हूं ना बॉस, उसको प्रैक्टिस करते जाए मेरे साथ साथ। ओके ओके गाइस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लेकिन अमेजिंग क्वेश्चन, सब कुछ बताऊंगा, बस देखते रहना बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट अच्छे से इसने यूज करके क्वेश्चन को बना दिया है। बच्चा बिल्कुल भी अगर उसके टच में नहीं है तो पक्का ये उसको छोड़ने वाला है, राइट? लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे बॉस, हम मतलब बढ़िया से सीखेंगे, अप्लाई करना सीखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करके रहेंगे, राइट? क्वेश्चन में बोला है एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज बच्चों दे रखा है 220, दैट इज साइन ऑफ 100 पाई टी। ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, आपको पता है 100 पाई इज अप्लाइड टू अ प्योर रेजिस्टिव लोड ऑफ 50 ओम, यानी यहां पे केवल रेजिस्टेंस पे एसी सप्लाई करी गई है। ओके सर, और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 50 ओम, और ये वोल्टेज है इसका, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है 220 साइन ऑफ 100 पाई टी। यस, और जब भी कभी कोई एसी सोर्स किसी रेजिस्टेंस को करंट सप्लाई करता है तो दोनों सेम फेज में होते हैं, यानी इनके बीच का फेज एंगल कितना रहता है? 0 ही रहेगा ऑब्वियसली। अब हम क्या करेंगे सर? द टाइम टेकन फॉर द करंट, जो उसमें करंट जा रही है ना बच्चों, वो बोल रहा है कि जो इसमें करंट जा रही है कितना समय लगेगा क्या होने में? द टाइम टेकन फॉर द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू, यानी जब उसकी पीक वैल्यू हाफ है उससे मैक्सिमम जो हो जाएगी वो है ना, मतलब मैक्सिमम करंट की हाफ वैल्यू से जब वो अपनी मैक्सिमम करंट को रीच करने लगेगी तो इतने से इतने तक जाने में बताओ कितना समय लगेगा? आप जिन बच्चों ने क्लास 11th भी पढ़ रखा है अच्छे से, बिल्कुल क्लिक कर गया होगा माइंड में, अदरवाइज तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, आपको समय लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो बच्चों ध्यान से समझे, जब भी कभी देखो हमारी करंट स्टार्ट हुई, अगर आपको याद हो, देखो मैं आपको याद दिला दूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करने का, अगर मैं आपको याद दिला दूं, एसएचएम करने वाला पार्टिकल है जिसकी एक मीन पोजीशन ही है, और वो यहां से स्टार्ट होता है मीन पोजीशन से, और जब वो मैक्सिमम अपना एक एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, दिस इज योर एक्सट्रीम पोजीशन, याद आया होगा, और यहां से यहां तक उसका एम्पलीट्यूड होता था ए, होता था बॉस, मैक्सिमम यहां एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा या इस साइड में जाएगा लास्ट तक, राइट? तो जब वो मेन पोजीशन से स्टार्ट होके जा रहा है तो लेट्स सी वो कहीं यहां पे किसी पॉइंट पे है जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर करता है अपने टोटल एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है उसके डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू, वो हाफ कवर कर लेता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे एसएचएम में कि मेन पोजीशन से स्टार्ट होके अगर वो अपने एम्पलीट्यूड की हाफ डिस्टेंस कवर करता है तो बताओ यहां से यहां तक का समय कितना लगेगा? व्हाट इज द टाइम टेकन? तो बच्चों याद करो, ये जो टाइम होता था ये टी पीरियोडिक टाइम का 1/12 होता था, t/12 ये आएगा निकल के। सर कैसे पता चलेगा? आपके पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता था y = a sin ओमेगा t। याद रखो यहां पे y की वैल्यू a/2 पुट करो, यहां से t आ जाएगा तो t इतना आएगा निकल के, ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रख लो। अब लेकिन अगर वो मीन पोजीशन से डायरेक्ट एक्सट्रीम तक जाए, यानी टोटल उसका एम्पलीट्यूड कवर कर ले, तो बच्चों ये टाइम होता था t/4, यानी 1/4 होता था टोटल पीरियोडिक टाइम का कंप्लीट साइकिल की। अंडरस्टूड? लेकिन हमारे से इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसकी जो मैक्सिमम करंट की हाफ वैल्यू है, अगर वो अपनी हाफ से मैक्सिमम तक जाए तो बताओ कितना समय लगेगा? मतलब बिल्कुल सेम ही नहीं है, यहां तक इसकी डिस्टेंस कितनी है? a/2, तो a/2 से अगर वो यहां तक जाए, a/2 से a तक जाए तो बताओ कितना समय लगेगा? तो कैसे निकालोगे? यहां से यहां तक टोटल समय कितना है? t2, और यहां से यहां तक हाफ तक का समय कितना है? t1। ये याद रखना हमेशा डायरेक्ट। सो टाइम टेकन टू रीच द करंट फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू इज इक्वल टू t/4 माइनस t/12। इसको आप सॉल्व करेंगे, 3t माइनस 3 दैट इज 2t, और बाई 12 तो बच्चों ये t/6 आएगा। अगर किसी बच्चों को डायरेक्ट याद है तो मजा आ गया, सारी कैलकुलेशन खत्म हो गई, लेकिन मेरा काम था ये कंसेप्ट याद दिलाना जो एसएचएम में होता है। तो बेसिकली इस पूरे प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, आप बस ये याद रख लगते हैं कि इस केस में जब अपनी पीक वैल्यू की हाफ से पीक वैल्यू तक जाएगा तो टाइम होगा उसका पीरियोडिक टाइम बाय 6। खत्म, फिनिश हो गया था क्वेश्चन। बहुत छोटा था अगर पूरा कॉन्सेप्ट पता था, वरना बहुत खोटा नहीं है। यस तो सर अब टी पीरियोडिक टाइम कैसे निकालेंगे? भाई वो तो दे ही रखा है ना, देखो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 100 पाई, और आप सबको पता फ्रीक्वेंसी होती है 2π/t। अंडरस्टूड? और ये दे रखा है आपको कितना? 100 पाई,
और ये आ जाएगा 2 पाई और बाय टी, ये पूरा कैंसिल, तो 50 आ रहा है। तो टाइम बच्चों अगर मैं देखूं यहाँ पे 1/50 आ रहा है। अंडरस्टूड? दिस इज योर 1/50। इतना सेकंड आपका टाइम पीरियड आ रहा है और इसको यहाँ पे आप पुट कर देंगे और आपका आंसर बन जाएगा। तो समय कितना आएगा सर? टी की जगह लिखेंगे 1/50 और नीचे पहले से 6 है, तो बच्चों ये हो जाएगा 1 यानी 300 आएगा। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको दिख रहा है 0.33 ऐसे कुछ आएगा, और यहाँ पे बाई 100 भी है बॉस, है ना? तो आप इसको लिख सकते हो, यानी मिली सेकंड में लिख सकते हो, जो उसके ऑप्शन दे रखे हो मिली सेकंड में है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3.3 मिली सेकंड, क्योंकि मिली मतलब 10⁻³ है। एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर दो तो 3 हो जाएंगे, तो उसको मिली में कन्वर्ट कर देना। तो दिस इज हाउ, ये तो आप कैलकुलेशन कर लेंगे, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट यू हैव टू रिमेंबर। एक बार याद दिला दो, मीन पोजीशन से स्टार्ट हो गया, अगर वो एक्सट्रीम तक जाता है तो टाइम लगता है T/4। मीन से स्टार्ट हो गया, अगर वो पूरे एम्पलीट्यूड का हाफ डिस्टेंस कवर करता है तो टाइम लगता है T/12। उनके बीच का डिफरेंस होता है T/6। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? तो बच्चों देख लो, कमाल है, एसी पढ़ रहे थे हम, और कहां से कहां कॉन्सेप्ट कैसे यूज होते हैं, कैसे आप सॉल्व करेंगे। ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर लिए भाई। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप फोड़ के आ जाना एसी में कंप्लीटली, सारे सर्किट आपको अब याद हो जाने चाहिए। अब कुछ बेहतरीन चीज जो इन क्वेश्चंस के थ्रू हमें रिवाइज करने को नहीं मिली, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। विद इन 2 मिनट्स रिवाइज करना, लिख लेना, उस पर क्वेश्चन आने के 100% चांस होंगे। तो बच्चों जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं आज की लास्ट कहानी। बच्चों कभी भी ना आपको, जैसे कि मैंने बनाया था LR सर्किट, है ना, LR सर्किट और AC सोर्स से अगर ये कनेक्ट है तो आपको सबको पता है ये R है, ये L है, तो इसका जो इंपीडेंस होगा वो हमेशा होता है R² प्लस XL का स्क्वायर। और एक्सएल आप सबको पता है, एक्सएल अभी अभी लिखा मैं ओमेगा लिया 2πfl। इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर वो पूछे इसमें पीक करंट कितनी होगी, तो यहाँ वोल्टेज दे रखा होगा V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, तो पीक करंट निकालने के लिए पीक वोल्टेज डिवाइड में टोटल रेजिस्टेंस लेना है Z। और अगर पूछेगा आपसे IRMS, तो VRMS ओवर जेड लिख सकते हो, या फिर आपको नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो पता ही होता है। और जेड कैसे निकालना है, ये रहा पावर फैक्टर। अगर कभी पूछ पाते इस सर्किट का, तो मैंने बोला था उस सर्किट में रेजिस्टेंस लो, टोटल जेड से डिवाइड कर दो, जेड यहां से आ जाएगा, पावर फैक्टर आ जाएगा। दिस इज द वे टू हैंडल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम एक्चुअली, राइट? और अगर यहाँ पे आर के साथ आप C कनेक्ट कर दोगे बच्चों, R दैट इज C, तो फिर उस केस में बस यहाँ X से आ जाएगा, इसका जो Z आएगा वो अंडर रूट में R² प्लस XC का स्क्वायर आएगा। और जो XC होता है बच्चों वो 1/ωc होता है, आप सबको पता है। यानी इसको आप लिख सकते हो 2πfc। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं सिंगल फॉर्मूले पे, बहुत ज्यादा। पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, वो सेम रहेगा R/Z, बस Z ले लेना, R² प्लस XC का स्क्वायर। मैक्सिमम करंट ऐसे ही निकलेगी, बस Z चेंज हो रहा है। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बच्चों, कभी भी आपको कोई टाइम वेरिंग करंट दे रखी है समथिंग लाइक दैट, जैसे 4 + 3 साइन ऑफ ओमेगा टी, तो अगर ये दे रखी है और बोला कि इस करंट की ना IRMS वैल्यू निकालो, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, राइट? तो आपने देखना होगा कि ये करंट जो दे रखी है टाइम वेरिंग, ये दो करंट का कॉम्बिनेशन है। इसमें देखो साइन का फंक्शन नहीं है, इसको हम DC मानेंगे और इस पूरी को AC मानेंगे और इसको DC मानेंगे। तो ऐसी करंट का IRMS निकालने के लिए पहले अंडर रूट लगा लेना, और जो DC वैल्यू यानी कांस्टेंट वैल्यू उसको एज इट इज अंदर अंडर रूट में उसका स्क्वायर करके लिखना, प्लस जो AC वाला होगा उसको I0 लेना, ये इसका I0 है, पहले उसकी RMS वैल्यू लिख लेना, I0/√2 और उसको स्क्वायर कर देना। बस जो भी होगा, I0 कितना है 3, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ कैटेगरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। एंड लेकिन अगर आपको बच्चों दे रखा होगा, जैसे एक करंट दे रखी है जिसमें दोनों AC पार्ट हो, जैसे I1 साइन ऑफ ओमेगा टी है, I1 की जगह कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5 व्हाटएवर, प्लस I2 कॉस ऑफ ओमेगा टी है, तो बच्चों इसमें दोनों पार्ट AC के हैं, टाइम वेरिंग। तो इसकी AC की IRMS निकालना चाहते हो अगर, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले पार्ट का पीक वैल्यू यानी उसका 1/रूट करेंगे, यानी उसकी RMS वैल्यू निकालेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। इसमें भी यही करना है, I2/√2 करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दिस इज द वे टू हैंडल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सारे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, समझ गए? और अगर बच्चों आपसे वोल्टलेस करंट पूछे, मैं आपको याद दिला दूं, वोल्टलेस करंट, ठीक है, वोल्टलेस करंट का फॉर्मूला भी याद रखे जाना। वोल्टलेस करंट होती है IRMS वैल्यू ऑफ करंट इनटू साइन ऑफ फाई, बस ये याद रखना गाइस, सब कुछ गिवन होता है। IRMS वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो आप सबको पता है, IRMS को आप लिख सकते हो I0 बाय √2, ये आपको पता है। और साइन फाई जो फेज एंगल कहीं ना कहीं गिवन होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ वोल्टलेस करंट, और ये फॉर्मूला याद रख लेना। ये चीज मैंने आपको बतानी थी, दैट्स वाई आपको पता होनी चाहिए।
अंडरस्टूड। एक फैक्टर और होता है क्वालिटी फैक्टर, QF, क्वालिटी फैक्टर। बच्चों ये भी याद रख लेना, मजा आ जाएगा अगर क्वालिटी फैक्टर आपको याद है तो इसका फॉर्मूला देख लेना क्या होता है और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। हालांकि XL/R होगा या फिर अगर आप कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे XC/R होगा। तो ये याद रखना क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू, और यहीं से निकाल सकते हो रेजोनेंस कंडीशन पे। और अपने सारे फॉर्मूले अच्छे से याद करके जाओगे तो आपके क्वेश्चन 100% सही होने वाले हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये थी आज की कहानी मेरी जुबानी। आई होप आप पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे। आपको बच्चों मजा आया होगा और आप सारे क्वेश्चन अब सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरह हम एंजॉय करेंगे, पढ़ाई करेंगे बढ़िया तरीके से। विद इन 30 डेज सारे चैप्टर कवर करके जाएंगे फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ, सारी टेक्निक्स सीख के। तब तक एंजॉय करते रहो, पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, खुश रहो और सीखते रहो। कोई डाउट आएगा विदाउट एनी हेजिटेशन बताओ मेरे को, कोई बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना। और दोस्तों को शेयर जरूर किया करो यार, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि हमारा कंटेंट बच्चों की और ज़्यादा हेल्प करेगा आपके थ्रू। अंडरस्टूड? एंड दिस इज द पावर ऑफ यूट्यूब। All the best.